हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉल क्लासेस। अभी मैं आपको गवर्नर जनरल और जो वायसराय है मैं उसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये आपको मैं पर्टिकुलर जो बीपीएससी जो अभी आने वाला है, अभी बीपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए ये सब टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब टॉपिक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, बीपीएससी में भी, यूपीपीएससी में भी, आपको यूपीएससी में भी। हालांकि आपको यहाँ से आप क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ वो एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको यूपीएससी में आपको बहुत हेल्प मिल सकता है। ठीक है, बीपीएससी में यहाँ से तो आपको डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिल जाता है गवर्नर जनरल से। काफी एक बड़ा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको यूपीएससी के मेंस में ही पूछा जाता है। कई दफा पूछा गया कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नर जनरल, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपको गवर्नर जनरल से। तो इस टॉपिक को आप काफी अच्छे से करके जाएं, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक से आपको 1-2 क्वेश्चन आपको इजीली आपको दिख जाएगा। और इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो आपको गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आपको स्टैटिक क्वेश्चन है। यहाँ से अगर आप रॉन्ग कर देंगे तो फिर आप सही कहाँ करेंगे, सवाल ये भी है। इसी कारण आप इस पोर्शन को आप रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगा गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन को। तो आखिर जो गवर्नर जनरल होते हैं या फिर जो वायसराय है या फिर गवर्नर जनरल है, आखिर हम इस बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश जब भारत में आए तो वो धीरे धीरे 1757 में जब वो प्लासी का युद्ध लड़ते हैं, जब वो 1757 में 1764 में वो बक्सर का युद्ध वो लड़ते हैं, ठीक है, तो वो काफी वो फाइट करते हैं। फिर वो रीजनल जो पावर होती है उसको धीरे धीरे वो खत्म करते हैं, मैसूर को, मराठा को, ठीक है, तो इन सबको वो, और वो जैसे कि सिंध को, पंजाब को, वो सबको वो एनेक्स करते धीरे धीरे फिर वो कंसोलिडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको चलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, अपना एक गवर्नर बैठा रही है यहाँ पर, भाई की गवर्नर बैठेगा, ताकि वो एक रूल कर सके, कोई एक कंसोलिडेट कर सके इन सब चीजों को। कोई एक सेंटर में बैठा हुआ आदमी, इसके बाद सारी पावर होगी और वो सब कुछ वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो वही उसका गवर्नर का काम है। आज के डेट में अगर पीएम जैसे एक वर्क है, पीएम का या प्रेसिडेंट का, सेम वही वर्क समझ लीजिए कि उस समय ये गवर्नर का था। हमें बेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट बेस के आप उसको डॉट कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। डॉट कनेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। उसने पूछा कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का आपको टाइमिंग पता होना चाहिए कि ये जो पर्सन है ये आपको 1773-1784 तक रहा है, 1773 से 1784 तक, ठीक है। अगर ये वाला को डेट आपको ऐसे याद रहेगा ना, आप उसको 73-84 भी आप उसको याद रख सकते हैं। इसका कोड बना लीजिए। क्या बना लीजिए? 73-84। अच्छा, क्या भाई? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो आप इसको याद करने का कुछ ना कुछ आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज्यादा पैसा कमा के यहां से गया था भारत से, ठीक है। इसके टाइम में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। बढ़ता हूं आगे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो वो आपको रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। ये पर्सन भी काफी ये भी आपको फेमस पर्सनैलिटीज है, ये आपको जो है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में और, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो ये आप कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है। एशियाटिक सोसाइटी जब बना था उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? तो ये आपको वॉरेन हेस्टिंग थे। एशियाटिक सोसाइटी जो ये आपको कब बना है? अगर आपको ये टाइमिंग पता है एशियाटिक सोसाइटी का, तो 1784 के आसपास से बना है ये, 1784 में बना है ये। 1784 में कौन है गवर्नर जनरल? मैं आपको अभी बता दिया वॉरेन हेस्टिंग है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड टू, ये आपको किससे है? ये आपको वॉरेन हेस्टिंग से है। किससे रिलेटेड है? वॉरेन हेस्टिंग से। तो आप मुझे बताएं कि सिक्योरिटी सेल की जो पॉलिसी थी ये क्या थी बेसिकली, इसके तहत वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, ये आप मुझे बताएं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। और क्या भी? रिंग फेंस पॉलिसी एसोसिएटेड विद द वॉरेन हेस्टिंग, ये भी आपको वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड है। क्या है? आपको रिंग फेंस की पॉलिसी है, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी आपको जो ये भी पॉलिसी है ये आपको वॉरेन हेस्टिंग की पॉलिसी है। जो पर्टिकुलर जो रिंग फेंस की जो पॉलिसी है, इस पर्टिकुलर पॉलिसी में वो क्या करते थे? सपोज करिए कि ये इंडिया है, ठीक है। सबसे यहाँ पर ये जो है ये अभी इनका भी रूल है, किनका? अभी ब्रिटिशर का। सपोज करिए यहाँ पर ये अफगानिस्तान का कुछ रीजन है, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अटैक से उस साइड से कोई अटैक ना हो जाए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से। तो ये लोग कुछ किसी चीज में एक बफर स्टेट बना देते थे, जैसे कि अवध को एक बफर स्टेट बना दिया। अगर अटैक जो होगा तो पहले जो ये अवध मतलब जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बफर स्टेट का पॉलिसी। तो वही रिंग फेंस पॉलिसी है। ये किसकी पॉलिसी थी? आपको वॉरेन हेस्टिंग की। ऐसे ही बहुत सारी पॉलिसी है, पैरामाउंसी की पॉलिसी, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए कौन से गवर्नर जनरल से ये बेसिकली एडिंग है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। वो बोले ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल, तो ये आपको वॉरेन हेस्टिंग था। और इसको लाया कौन था? डुअल गवर्नमेंट को
लॉर्ड क्लाइव लेकर के आया था इंडिया में, ठीक है। विच गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट, ये बंदा पहला था जिसको इम्पीचमेंट इसको किया गया था जब ये वहां गया था ब्रिटेन में। क्यों? चूंकि इसने बहुत ज्यादा इसने करप्शन किया यहाँ पर, ठीक है। देख रहे हैं ये पर्सन उस समय बहुत ज्यादा करप्शन किया और इस चक्कर में इसको इम्पीचमेंट हुआ। और बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से गवर्नर जनरल का इम्पीचमेंट हुआ, ठीक है। ये किसका है आपको? वॉरेन हेस्टिंग। आप मुझे बताएं कि कमेंट सेक्शन में, तो अगर भारत के इंडिया में अगर प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, और जो इम्पीचमेंट वो कहां से स्टार्ट हो सकता है, उसका क्या प्रोसेस है, एक प्रोसेस 2 3 4 5 आप मुझे वो बताएं फटाफट थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में, आखिर वो कैसे स्टार्ट कैसे होता है इम्पीचमेंट भारत में, ठीक है। वो एस्टेब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, या वो क्या है? लॉर्ड, तो ये क्वेश्चन क्या है आपको? वो एस्टेब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो ये आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस है। क्या नाम, इसका नाम क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको अगर टाइमिंग पता होगा ना तो आप इजली चीजों को आप कर पाएंगे, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या टाइमिंग है, इसको आप इसका कोडिंग याद रखिए 8693। क्या है? 8693, ठीक है। ये आपको क्या है? ये आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस का आपको टाइमिंग है, ठीक है। ये आपको जुडिशियल कोड लेकर के आता है बेसिकली भारत में, ठीक है। और इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, और आपको पता लगा कि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, ये पर्टिकुलर पर्सन जो है, इसका जो क्या बोलते हैं टॉम जो है वो आपको गाजीपुर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जो पर्टिकुलर इसका है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ठीक है। तो ये सब चीज आपको बेसिक आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। क्या है भाई? गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडियन विच लेटर कैम टू नोन एज द इंडियन सिविल सर्विसेज। ये आपको कॉर्नवालिस ही है, यही वो पर्सन यही है आपको, ठीक है। कॉर्नवालिस, ठीक है। और क्या है? द एनफोर्समेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस वाज डन इन द टेन्यूर ऑफ द कॉर्नवालिस। पब्लिक सर्विस का जो भी इन्फोर्समेंट था वो किसके टेन्यूर में हुआ? आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका क्या कोड है? 8693। ये आपको याद रखना है। कितना है? 8693। ये आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? द टॉम ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस सिचुएटेड एट गाजीपुर। मैं आपको यह बता दिया कि जो टॉम ऑफ द लॉर्ड है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये कहां पर सिचुएटेड है? आपको गाजीपुर में सिचुएटेड है, ठीक है। बिटवीन वूम द ट्रीटी ऑफ बसीन साइन इन 1802। इंग्लिश और बाजीराव सेकंड। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? बाजीराव सेकंड में भी सेकंड है और 1802 में भी 2 है, तो आप इसको ऐसे आप इसको याद रख लेंगे। किसमें साइन हुआ है? ट्रीटी ऑफ बसीन। या आपको ट्रीटी ऑफ बसीन जो साइन हुआ है इंग्लिश में हुआ है। इंग्लिश तो हमें याद रहता है, ये एंड है, ठीक है। ये बाजीराव सेकंड हमें भूल जाते हैं। सेकंड कैसे याद रखेंगे? 1802 में 2 आता है, तो 2 को 2 से याद रखेंगे। तो बेस, कोई एक बेस ईयर हो ना जो आपको याद हो। सपोज करें कि कांग्रेस 1885 में बना है, अब उसके 5 साल या फिर 10 साल ऊपर नीचे कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन बने तो इसको बेस ईयर रख के उसको 5-7 जोड़ और घटा करके आप उसको करें। बेस ईयर एक बनाए और वहां से ऊपर वहां से नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है आप उसको वैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं तो आप इसको याद रखेंगे। ट्रीटी ऑफ बसीन किसके बीच में साइन हुआ है? इंग्लिश और बाजीराव सेकंड के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ली वाज पेशवा बाजीराव सेकंड। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये किसके समय में? ये आपको लॉर्ड वेलेस्ली, जो वेलेस्ली का टाइमिंग या कोई टाइमिंग है ये उसके समय में है, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस के चक्कर में तो टीपू सुल्तान निकल गया, ठीक है ना। 1799 में जब वो निकला टीपू सुल्तान, वो तो उसको तो जो वेलेस्ली है वो तो ऑप्शन दे रहा था भाई ना, तुम उसे सब्सिडरी अलायंस साइन कर लो। लेकिन उसको ये बात पता था भाई सब्सिडरी अलायंस साइन करने के बाद भी हम इसके ऐसे वो बन जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छा एक वर्ड होता है, मतलब कि गुलाम बोल लीजिए या फिर एक पोर्ट्रेट बन जाएंगे, मतलब जो उधर आप जिसको मर्जी उधर आप उसको झुला सको, ठीक है। तो सेम वही यहाँ पर आपको बेसिकली आपको कंडीशन है। जो मराठा सरदार थे उसने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया, ठीक है। वो कौन था? वो पेशवा बाजीराव सेकंड था। इसलिए आप थोड़ा याद रखेंगे। जो 1802 में क्या किया था? बसीन की ट्रीटी, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। आगे क्या है? सब्सिडरी अलायंस वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ली। सब्सिडरी अलायंस किसके रीन में आया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली का समय था। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। आगे क्या है? ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें? अब तो आपको पता होना चाहिए सब्सिडरी अलायंस के कुछ मेन फीचर क्या क्या है। उसमें कुछ ऐसा फीचर था कि जो रूलर है ना उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ब्रिटिश की जो रेसिडेंस उसके स्टेट में, ठीक है। ये पहला था, ठीक है। और उसमें था कि जो इंडियन रूलर है जो सब्सिडरी अलायंस में जो इंटर हो चुके हैं, ठीक है, वो
an Indian ruler who entered into subsidiary alliance would not enter into the any further alliance with any other power, ठीक है। और वो किसी साथ फिर वो किसी और पावर के साथ फिर वो अलायंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करिए कि अगर मैसूर अगर एक्सेप्ट कर लेता किसका जो सब्सिडी अलायंस, वो किसी और के पावर के साथ, फ्रेंच के साथ वो और ज्यादा कुछ भी अपना रिलेशन को वो आगे नहीं बढ़ा सकता था, ठीक है। तो द रूलर वुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन अदर देन ब्रिटिश। सब्सिडी अलायंस में ये भी था कि जो रूलर होगा ना, जो भी बेसिकली सपोज करिए कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है, हैदराबाद मान लीजिए, ठीक है, तो वो अगर सब्सिडी अलायंस अगर वो साइन किया है तो वो किसी और रूलर को द रूलर वुड नॉट इम्प्लाय एनी यूरोपियन अदर देन ब्रिटिश, वो सिर्फ ब्रिटिश को ही अपने यहाँ एम्प्लॉय रख पाएगा, ठीक है। मतलब या फिर मतलब वो अपने यहाँ पर रखेगा, जैसे कि वो अगर पुर्तगाल से चाहे, डच से चाहे, तो वो उसको नहीं रख सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ ए कंफ्लिक्ट विद एनी अदर स्टेट ही वुड एग्री टू रिजोल्यूशन डिसाइड बाय द ब्रिटिश। अगर सपोज करिए कि निजाम और मराठा में अगर हो गया, अगर लड़ाई, अगर तो डिसाइडेड कौन करेगा उस पर्टिकुलर चीज को, उन दोनों का जो कंफ्लिक्ट को कौन रिजोल्व करेगा, वो ब्रिटिश करेगा। ये सब चीजें उसमें था, ठीक है। और द रूलर वुड एक्नॉलेज द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द पैरामाउंट पावर इन इंडिया। और जो भी रूलर है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्या है, पैरामाउंट पावर है इंडिया में। तो आप इसको पढ़ें, इन सब चीजों, जो सब्सिडी अलायंस के 4-5 जो मेन पॉइंट है, आप इसको गूगल करें, क्रोम करें, आप इसको थोड़ा पढ़ें आखिर इसमें क्या क्या था, इसमें एक प्रोविजन, ताकि एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलपमेंट हो सके। वो वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस, तो वो निजाम ऑफ हैदराबाद। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि निजाम ऑफ हैदराबाद ने ये सब्सिडी अलायंस कब एक्सेप्ट किया था, वो डेट क्या था, ठीक है। आपको सब्सिडी अलायंस मैं आपको समझा दिया हूं। द फर्स्ट इंडियन रूलर वो ज्वाइन द सब्सिडी अलायंस वाज द नवाब ऑफ अवध, ठीक है। अब इसको देखिए, वो एक्सेप्ट द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर कौन था, ये आपको निजाम ऑफ हैदराबाद था। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, द फर्स्ट इंडियन रूलर वो ज्वाइन सब्सिडी अलायंस वाज द नवाब ऑफ अवध, ठीक है। इसको आप थोड़ा याद रख लेंगे आप, ठीक है। सब्सिडी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द होलकर स्टेट ऑफ इंदौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होलकर स्टेट ऑफ इंदौर जो है ये सब्सिडी अलायंस साइन नहीं किया था। ये अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत इजीली। वो इंट्रोड्यूस सब्सिडी अलायंस सिस्टम्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिश द ब्रिटिश पावर एंड द, आपको बता रही है लॉर्ड वेलेस्ली है, ठीक है। बहुत खतरनाक बंदा है ये, ठीक है। आप मुझे इसका रीजन बताएं, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, लॉर्ड वेलेस्ली, इसका आप मुझे टाइमिंग बताएं, ये कहां से कहां तक है ये, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, क्या है द रिवोल्ट ऑफ वेलोर अकर ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ विच गवर्नर जनरल। तो ये आपको सर जॉर्ज बार्लो था, जो वेलोर की मीटिंग 1806 में हुई है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए आप उस समय कौन है गवर्नर जनरल, ये आपको कौन है, सर जॉर्ज बार्लो। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है, सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है। ये 5 से 7 तक रहता है, 1805 से लेकर के 7 तक रहता है ये जॉर्ज बार्लो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आपको गवर्नर जनरल का आपको डेट याद होना चाहिए, आपसे बहुत सारा क्वेश्चन आप उसको निकाल ले जाएंगे। एंग्लो नेपाल वार टुक ड्यूरिंग द रीन ऑफ द लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का क्या टाइमिंग है, 13 से 23 इसका कोड है, ठीक है। किसका, लॉर्ड हेस्टिंग का। ये ब्रिटिश, ये पैरामाउंसी की पॉलिसी को ये अपनाता है कौन, लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखने वाली चीज है। और जो ये जो एंग्लो नेपाल वार ये कब टुक प्लेस हुआ था, ये आपको 1814 के आसपास ये आपको हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, ये आपको 1814 के आसपास, ठीक है। एंग्लो नेपाल वार ये आपको हुआ था 1814 से लेकर 1816 तक, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी 1816 में फिर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ता चीजें, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सगोली कब हुई, 1816 में। क्वेश्चन बहुत दफा पूछा भी जाता है, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने इसको कैसे एंड किया, ट्रीटी ऑफ सगोली के द्वारा, ठीक है। ये लोग बहुत ज्यादा ट्रीटी करते थे, इनकी औकात नहीं थी ये ब्रिटिश की एक बार में ये कोई वार को जीत जाए, ये लोग ट्रीटी करते थे। अगर आप मैसूर को देखेंगे तो उससे इन्होंने 4 बार इन्होंने फाइट किया और 3 बार इन्होंने ट्रीटी किया। सेम ऐसे अगर आप इसकी पॉलिसी देखेंगे ना, ये एक बार में किसी को नहीं मार रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको ये खत्म कर रहे हैं, डिके कर रहे हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सगोली टुक प्लेस ईयर 1816 में ट्रीटी ऑफ सगोली हुआ था, ठीक है। थर्ड एंग्लो मराठा वार रिलेटेड टू द लॉर्ड हेस्टिंग। थर्ड एंग्लो मराठा वार भी इसी के समय में हुआ था, किसके समय में, ये आपको लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में, ठीक है। तो जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ, ये आपको 1817 से 1818 के बीच में हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप थोड़ा याद रखेंगे। चलिए, तो आप मुझे बताएं कि फर्स्ट मराठा वार कब हुआ, सेकंड मराठा वार कब हुआ, ठीक है। फर्स्ट मराठा वार के बाद कौन सी ट्रीटी हुई और सेकंड मराठा वार के बाद कौन सी ट्रीटी हुई, ठीक है। ये था कुछ आपको बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जो कि गवर्नर जनरल था। अभी इसमें और क्वेश्चन मैं अभी लेकर के आऊंगा। अभी इसका गवर्नर जनरल में अभी पार्ट 1 ही है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, आप इसको रखना,
ठीक है, मैं एक दफा आपको रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से। जब एक दफा उसको पढ़ लें तो फौरन उसी समय फटाफट 2 मिनट में आप रिवीजन मारें आप। भाई फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था भारत का? आपको वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? लॉर्ड क्लाइव। क्या था? सॉरी मतलब रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और कौन था वो? एट द टाइम ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता, वो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वॉरेन हेस्टिंग। 1784 में बना था वो। पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल किससे रिलेटेड है? वॉरेन हेस्टिंग। सिक्योरिटी सेल क्या है आप मुझे बताएंगे। रिंग फिंस की पॉलिसी किससे? वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड है। और क्या वो एबॉलिश था डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, वॉरेन हेस्टिंग ने इसको एबॉलिश किया था। इसको लाया किसने था वो आप मुझे बताएंगे। विच गवर्नर जिसमें इंपीचमेंट हुआ तो वो वॉरेन हेस्टिंग था। जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब देंगे आप। वो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कोवेनेंट सिविल सर्विस इन विच इंडिया लेटर कैम टू इंडियन सिविल सर्विसेज। आपको कॉर्नवालिस है। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, जो यूपीएससी है, ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में आता है, जरा बताएं फटाफट जरा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आगे क्या है भाई? आगे इसमें जाके मिलेगा क्या है भाई? ये कॉर्नवालिस द एनफोर्समेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस वाज डन इन द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस। और टॉम ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ है? ये आपको गाजीपुर में है। ठीक है, आपको ट्रीटी ऑफ बसिन किसके लिए साइन हुआ था? इंग्लिश और बाजीराव टू। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 को 2 से याद रखना है। बाजीराव टू 1802 में, और ये 1802 है तो आपको 2 से 2 याद रखना है। बाजीराव 2 है। ठीक है, फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंस किसने? बाजीराव 2 ने ही उसने किया था। ठीक है, और क्या है इसमें? और बढ़ता हूँ आगे। द सब्सिडी अलायंस वाज इंप्लीमेंट ड्यूरिंग द लॉर्ड वेलेस्ली। आप मुझे लॉर्ड वेलेस्ली का आप मुझे टाइमिंग बताएं। वो एक्सेप्ट द इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस। आपको निजाम ऑफ हैदराबाद है। और फर्स्ट इंडियन रूलर जो सब्सिडी अलायंस ज्वाइन किया था वो कौन था? नवाब ऑफ अवध है। ठीक है, नवाब ऑफ अवध का क्या नाम है वो बताएं फटाफट कमेंट सेक्शन में। द सब्सिडी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द होलकर स्टेट। इंदौर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस द सब्सिडी अलायंस सिस्टम इन द, ये आपको लॉर्ड वेलेस्ली। द रिवोल्ट ऑफ वेलोर अकर्ड ड्यूरिंग द reign ऑफ सर जॉर्ज बार्लो। ये आपको याद रखने वाली बात है। 1806 में हुआ था वेलोर म्यूटिनी। एंग्लो नेपाल वार का हुआ था 1814 से 1816 तक। इसके किसने हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। और ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी 1816 में। उसका ये वार खत्म हुआ था। यार थोड़ा याद रखना ही होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। ट्रीटी ऑफ सगोली किसमें भाई? 1816 में। और थर्ड एंग्लो मराठा वार कहाँ हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। ये था दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन पूछा हूं, आपका आंसर देना याद से, इससे भूलना नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बीपीएससी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यूपीपीएससी में, यूपीएससी में आपको हेल्प क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप मैं इस वीडियो में आप मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।